हेलो गाइस, दिस इज संजनी फ्रॉम बायोलॉजी बूस्ट। यहाँ पर अभी हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं। अभी तक हमारे लेक्चर 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में अपना प्रोकैरियोटिक सेल्स पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया था। उसका हर एक पॉइंट प्लीज आप लोग अब उसका हर एक पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेना, ताकि आगे जब तुम इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना, बहुत बड़ा चैप्टर है याद रखना, क्योंकि ये कोर है बायोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि इसी से ही आगे के चैप्टर लिंक है। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किससे जुड़ा हुआ है, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, इनसे जुड़े हुए हैं पूरा क्या, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, देन इनसे जुड़ा है बायोटेक्नोलॉजी, और भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इन चैप्टर से जुड़े हुए हैं। अगर तुमने नहीं समझा, जब चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टर्स में इन चीजों के नाम आएंगे ना, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चल रहा है ना। तो इसलिए अभी इस चीज पर अच्छे से प्रैक्टिस बनाते चलो। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर स्पेशली नीट वाले बच्चे क्या करें, जो हमारे 15 साल के, स्पेशली 15 साल के जो प्रीवियस ईयर है, 15 ना हो एटलीस्ट 10 साल के जो प्रीवियस ईयर है, उन्हें कर लें। ठीक है, इसके अलावा और मेन क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर मेन जो होता है दैट इज प्रीवियस ईयर। अगर आपने, पता है, नीट को क्लियर करने के लिए अगर आपने एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी याद रखना बाइबल होती है हमारी एनसीईआरटी, और किसी भी टीचर से, ठीक है, अच्छे से इस एनसीईआरटी को रटना नहीं है, ध्यान रखना पहली बात, इस एनसीईआरटी को रटना नहीं है। अगर तुमने एनसीईआरटी को माना 100% भी याद किया, रट लिया ना, तुम्हें उसका सिर्फ 45%, 45 छोड़ो, चलो 55% ही याद रहेगा रटी हुई का। लेकिन अगर तुमने इसे समझ के 80% भी पढ़ा है ना, तो उसका कम से कम 75% तो याद ही रहेगा तुम्हें। समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ो किसी भी चीज को, समझ गए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी बायोलॉजी में, भाई उन्हें तो याद करना पड़ेगा, उन्हें रटना पड़ेगा। जैसे कहीं अगर क्रोनोलॉजी आई, ठीक है भाई, उसे तो तुम, ऐसा नहीं है किसी साइंटिस्ट का नाम है कोई, अब उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कुछ और ला दूं, नहीं ना, जो साइंटिस्ट का नाम है वो तो वही रहेगा ना, वो तो नहीं बदल सकते ना, उसे तो हम समझ के कुछ पढ़ नहीं सकते। हाँ, उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसे याद कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि उस साइंटिस्ट से रिगार्डिंग हम अच्छे अच्छे फैक्ट, उस साइंटिस्ट से रिगार्डिंग फैक्ट को जानने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लें, ये भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, बट एटलीस्ट 70% तो समझ के चलो तुम, बट कुछ चीजें तो यार याद ही रखनी पड़ेंगी, उनका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी क्या, कोई भी टीचर क्यों ना हो। तो पहला क्या काम है, एनसीईआरटी कर ली, साथ में प्रीवियस ईयर कर ली। तो भैया अगर तुमने इतना भी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लिया, तो तुम पता है 360 में से कम 320 तो आराम से ले आओगे, 320 ना तो 300 तो आराम से आ जाएंगे अगर तुमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लिया। और अगर किसी भी टीचर से, लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ये नहीं बोल रही, ठीक है, कोई पर्टिकुलर का मैं नाम नहीं ले रही, किसी भी इंस्टीट्यूट के या जो भी है, या तुम किसी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो लाइक मी, या बहुत है यार, ठीक है, वहां से तुम पढ़ रहे हो, उसके सही से तुमने लेक्चर्स लिए, वो जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा रहा है तुमने वो अच्छे से पढ़ लिए, दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। बट बच्चे हजारों बुक्स करते हैं, पता है, इतना करने से अच्छा अगर तुम इतना कर रहे, लेकिन उस चीज को एक बार ही कर पा रहे हो, क्या फायदा। इतना करो ना, चाहे वैसे 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, वो ज्यादा बेटर है, इतने के पीछे मत भागो, समझे। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, तुम्हें अगर नीट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, जिसके लिए जैसे अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा है, ठीक है, जब तुम माइक्रोब्स पढ़ोगे या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करोगे ना, ये बहुत 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 काम आएगा। ठीक है,
इसके लिए सबसे पहले क्या करो, प्रोकैरियोट्स से के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन तुम पे लग रहे हैं वो लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कहीं और के क्वेश्चंस का नहीं बोल रही, अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर का। हाँ, कोई भी एक तो प्रीवियस, देखो नीट के लिए कोई सबसे बेस्ट बुक क्या है, एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, और कोई भी अगर तुम्हें लगता है कि पीवाई सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, एक चैप्टर के रिगार्डिंग ज्यादातर पीवाईक्यू में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 100 से 150 बस, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। मुश्किल ही होता है कोई चैप्टर जिसमें इतने से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें करना है ना इससे ज्यादा, तो क्या करो, कोई भी एक सिंगल बुक, 1000 के पीछे नहीं भागना, एक सिंगल बुक ले लो, ठीक है। कोई भी एररलेस ले लो, दिशा की ले लो, मुझे सबसे बेस्ट जो लगती है ना ये 2 बुक लगती है, एररलेस, दिशा, ठीक। ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। बस इतना कर लो, और किसी भी टीचर के नोट्स पकड़ लो। अगर आप लोग मेरे दिए हुए नोट्स पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैं वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को, आप उन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं क्या क्या जरूरी है नीट के लिए, कौन सी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अलग से, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे लेक्चर शुरू भी करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लेक्चर नंबर 10 में प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देखो। हमने इसमें पढ़ा था ये चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में पाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए समझो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन को बनाती है, ठीक है। जब प्रोकैरियोटिक में देखो हमने बात की थी, हमने सेल्स को समझा था एज अ फैक्ट्री, समझा था या नहीं, कि इसमें तो ये बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं है, छोटा मोटा काम है, यहाँ पे छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ पे बॉस बैठा हुआ है, यही वर्कर्स काम कर रहे हैं, यही समझा था। यहाँ पे अच्छे से बॉस का कैबिन है, काम के लिए अलग जगह है, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं उसमें, अलग अलग काम के लिए, ये समझा था। लेकिन भाई मशीनें तो कोई सी भी फैक्ट्री हो, बड़ी हो छोटी हो, काम के लिए मशीनें तो होनी ही ना। तो सेल की मशीनें है राइबोसोम, जो सेल को क्या प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने के लिए सेल को चाहिए राइबोसोम्स, ठीक है। तो ठीक है, चाहे ये यूकैरियोटिक सेल्स हो, मेसोकैरियोटिक सेल्स हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, उन सब में हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा, समझ आया। प्रेजेंट इन बोथ, नॉन मैम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर कोई मैम्ब्रेन नहीं होती। अब हमने एक चीज देखी थी, अभी हम स्पेशली प्रोकैरियोटिक की थोड़ा बस रिवाइज कर रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, ठीक है, डिटेल नहीं जा रहे, रिवाइज करने से, ठीक है। हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें जो राइबोसोम देखने को मिलता है, ये इसकी इकलौती एक जो मैम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ इकलौती एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, इस पे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, इससे जुड़े हुए, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर हो पाता है, इसी वजह से इसके साइटोप्लाज्म में को कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर है, ठीक है, ग्रैनुलर। समझ आया ये चीज आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है, ये चीज समझ आई। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम्स है, इसकी 2 सब यूनिट होती है, दैट इज फर्स्ट 50s
एंड 30s, 50s एंड 30s, और 50s एंड 30s मिलके बनाती है 70s यूनिट। ठीक है, 70s यूनिट। ये एस क्या था कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ। ठीक है, और हाँ, इसमें कौन कौन से आर एन ए पाए जाते हैं, इसमें कौन से आर एन ए पाए जाते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ठीक है, आर एन ए किससे मिलके बना हुआ होता है, कितने आर एन ए पाए जाते हैं 50s में, कितने किस किस टाइप के पाए जाते हैं, ये भी मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की दो सब यूनिट है, एक है छोटी दैट इज 30s, एक है बड़ी दैट इज 50s। ये आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है, ये छोटी वाली ये बड़ी वाली, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपस में जुड़ के काम कर लेती है। इनके बीच में आता है ये mRNA। ठीक है, ये मान लिया mRNA, ये बीच में आएगा, ये इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ती जाएंगी और अगले राइबोसोम के पास इस तरह से पास करती जाएंगी। समझ आया? आई होप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में। क्या अब ये काम कैसे करता है राइबोसोम, सुन लो जी। कैसे काम करता है राइबोसोम, ये एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, सर्कुलर न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं भाई, एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे ना, सिर्फ मैं भी इतने ही बना। ठीक है, अब सुनो, ये डीएनए। अब डीएनए ने बोला कि भाई मुझे ये वाला प्रोटीन चाहिए, तो इसने क्या करा, एमआरएनए को बोला एमआरएनए तुम जाओ, इसने एमआरएनए को सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब देखो कोई फैक्ट्री होती है, अब बॉस क्या करेगा, हर वर्कर को तो समझाता नहीं फिरेगा, इसलिए क्या करेगा, एक अपने वर्कर को बुलाएगा। अब छोटी फैक्ट्री की बात कर रही हूँ ना कि मैं बड़ी। ठीक है, इसने छोटे वर्कर किसी एक वर्कर को बुलाया अपने पास कि जाओ सारे वर्कर से बोल दो कि मशीनों में ये प्रोटीन बनाने की जरूरत है, मशीनों में ये सब सामान डालो, वो वाला हमें प्रोटीन बना के दे देंगी। ऐसे ही एमआरएनए एक बेचारा एक वर्कर था, तो इसने इसे बुलाया, बोल रहा है जाओ, इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, पहले सुन लो, एमआरएनए को जिस टाइप का, इस न्यूक्लियोइड को जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए था उस टाइप का बोला इसने, उस टाइप के लिए उस टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए जितने भी अमीनो एसिड चाहिए थे, उनके लिए जितने भी कोड चाहिए थे, हमने क्या बात की थी, डीएनए सिर्फ एटीजीसी की भाषा को जानता है, तो इस एटीजीसी को मिला के जितने भी, जैसे एटीजीसी 4 वर्ड थे, ये 3 वर्ड की लैंग्वेज में बात करता है, जैसे सीजीटी, एजीटी, टीजीसी, बीच में समझ ही आ गया, पर इसी 3 वर्ड की लैंग्वेज का वर्ड बनाता है, और इन्हीं को आगे ये एमआरएनए पे लिखे हुए होते हैं। समझ गए, हमने लास्ट लेक्चर में इस बारे में बात की थी। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज में आरएनए पे एमआरएनए पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। अब ये एमआरएनए सुन, फिर से बताओ, ये न्यूक्लियर था, इसने अपने एक वर्कर को बुलाया दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए आया कि बॉस बोलो क्या हुक्म है। ठीक है, तो इसने बोला कि एमआरएनए जाओ वर्कर्स को ये वाला प्रोडक्ट बनाने को बोलो। ठीक है, ठीक है, इसने बोला ठीक है बॉस। बॉस क्या क्या वर्कर्स को क्या बोलूं कि कैसे कैसे बनाना है ये, तो इसने इसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। किस लैंग्वेज में दी, एटीजीसी, जो क्या कैसे लैंग्वेज फॉर्मेट करते हैं, एजीसी, टीजीसी, इस टाइप के वर्ड का फॉर्मेशन करके एक लैंग्वेज बनती है इसकी। ठीक है, अब ये एमआरएनए भैया घूमते घामते सेल में घूमते घामते एमआरएनए घूमता घामता आएगा राइबोसोम्स के पास। आया, इसने बोला राइबोसोम राइबोसोम तुम ना मुझे ये वाला प्रोटीन बना के दो। उसने बोला ठीक है। अब भाई जब, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री हो, एक मशीन से काम करके तो तुम काम खत्म नहीं कर सकते, हमें चाहिए होती है बहुत सारी मशीन।
तो ऐसे ही हमें यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे राइबोसोम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसने क्या करा, राइबोसोम्स को बुलाया, आओ मशीनों आओ वर्क करो। चलो इस एमआरएनए बॉस का ऑर्डर लेके आया है, इसे पढ़ते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस तरह से इस पे अरेंज होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और इधर की तरफ मूव करते जाएंगे। समझ आया? दैट इज राइबोसोम। अब जब इस तरह से एमआरएनए पे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसे बोलते हैं हम पोलिसोम। मैंने कल भी बताया था, पोलीराइबोसोम। एंड ये स्ट्रक्चर मुझे किस तरह की तरह दिखता है, ठीक है, इसका आंसर तुम मुझे दोगे। ठीक है, मैं नहीं बता रही, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि मुझे यही सब नहीं पढ़ाना, आगे भी बढ़ना। ओके, समझ आया? अब इसने इंफॉर्मेशन पढ़ी, इन्होंने बोला मुझे ये वाला अमीनो एसिड चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज अमीनो एसिड। तो इसने टीआरएनए को बोला, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाने वाला है। ठीक है, मशीनें ये हो गई, वर्कर ये हो गया, ये बॉस का जो भी ऑर्डर है इन सबको बताएगा। ठीक है, मशीनों पे लिखा है, मशीनों पे जैसे स्क्रीन लगी हुई है, मशीनें खुद बताएंगी इन्हें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब मशीनों ने टीआरएनए को बोला, वर्कर को बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट, ये वाली चीज चाहिए। मशीनों ने, सॉरी वर्कर ने ये वाला अमीनो एसिड इसके पास ला के दे दिया इसको। ठीक है, ढूंढ के लाया और पकड़ के इसको ले लिया। ठीक है, ये इससे ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा अमीनो एसिड चाहिए, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे अमीनो एसिड को बुलाते जाएंगे, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता जाएगा और अमीनो एसिड जुड़कर, ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते जाएंगे। और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना। अब आगे देखते हैं। अब यही पढ़ा, 15 से 20 नैनोमीटर साइज होता है, आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50 एंड S and 30 S unit which make together 70 S unit. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome may attach to a single mRNA. बहुत सारे राइबोसोम सिंगल mRNA से जुड़ते हैं और एक चेन को का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज पॉलीराइबोसोम एंड पोलिसोम हैं। और क्या करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे ना, तब अच्छे से समझेंगे ये क्या है। इसके बारे में जब हम डिटेल में समझेंगे वहाँ पे कि कैसे काम करता है। अभी तो सिर्फ ये जान रहे कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम किस यूनिट से बना हुआ होता है, काम क्या होता है उसका। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जब हम 12th की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। अभी तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। फिर हमने इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को आई होप पता हो, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है कि घर में जैसे राशन आता है उसमें से हम एकदम तो सारा बना नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंक्लूजन बॉडी भी ऐसी है कि बाहर से कोई प्रोडक्ट लाया गया है, उसमें से थोड़ा सा यूज कर लिया गया है और बाकी का बचा हुआ है। लाइक वो एनर्जी हो सकती है, कुछ फॉस्फेट आयन हो सकते हैं, कुछ कैल्शियम आयन हो सकते हैं, कुछ और ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, हमने अच्छे से कवर कर लिया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक cells. The eukaryotes include all the protista, plants, animal and fungi. मतलब कि यूकैरियोट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं। समझ आया? इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही तो हुआ था, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें मोनेरा हमारे प्रोकैरियोट्स में आ गए, बचे हुए चारों क्या आ गए,
यूकैरियोट्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, एक बार से हल्का से समझ लो कि आर.एच. विटेकर ने क्या कहता है, जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उन्होंने इन्हें इन ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया बस, ठीक है। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organ। मतलब ये जो पूरी सेल है, यूकैरियोट्स की जो पूरी सेल है, इसमें अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे। जैसे हमने बात की थी, कोई फैक्ट्री है जो बड़ी फैक्ट्री थी, इसमें बॉस का कैबिन अलग था, जहाँ पे काम कर रहे थे वो अलग था, कैंटीन अलग होगी, वर्कर्स के लिए स्टे करने का, अगर भाई लेट नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो उन्हें स्टे करने का अलग हो गया, ठीक है। और मतलब जो भी उन्हें जरूरत थी उन्होंने वो सब यहाँ पे बना, ठीक है। तो ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल्स है हमारी, इसमें अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे न्यूक्लियस, जैसे जेनेटिक मटेरियल था, उसके लिए बना हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होती है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी है जो है एनर्जी करेंसी, मतलब एनर्जी करेंसी नहीं, एनर्जी का, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। पूरी सेल के लिए एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी करेंसी एटीपी होता है, मुझसे गलती से निकल गया था, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी नहीं होता, पावर हाउस होता है एटीपी, ठीक है। लाइसोसोम्स होंगे, यहाँ पे पूरी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला होगा, है ना। गोल्गी बॉडीज होंगी, सेंट्रियोल्स होंगे, इस टाइप से हर एक चीज के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट सारे। देखो मेम्ब्रेन बोर्ड है, लाइसोसोम के बाहर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है, गोल्गी बॉडी के बाहर, सेंट्रियोल्स के बाहर मेम्ब्रेन है नहीं। तो यहाँ पे हर चीज के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, ठीक है। समझ आया। जैसे एग्जांपल के लिए एक और समझ लो, छोटी सी फैमिली है, रिच नहीं है, अरे क्या बहुत रिच फैमिली, बड़ा सा बंगलो है, ठीक है। तो भाई पार्किंग का स्पेस ही एक फ्लोर पे डाल देते हैं वे लोग। तो जब भाई बंगलो है तो एक फ्लोर पे पार्किंग का स्पेस हो गया, ठीक है, अच्छा सा मस्त सा हॉल हो गया, गार्डन अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन अगर कोई छोटी सी पुअर सी फैमिली है तो क्या होगा, वो अपने एक ही कमरा है भाई, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, किचन भी नहीं है, सब कुछ है नहीं। लेकिन इस बड़ी फैमिली के पास अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे हैं, है ना। ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, पार्किंग के लिए अलग है, ठीक है। मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। समझ आया, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear मैंने बोला, मैंने अभी बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्शन करती है। In addition, eukaryotic cells has a variety of complementary. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure। मतलब मैंने जब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के बारे में बताया था ना, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो डायनामिक होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज स्टैटिक, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, हाँ है ना। हाँ, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, इसकी पूरी सेल में साइटोस्केलेटल फैला हुआ है जो इसके साइटोप्लाज्म को इस तरह से घुमाते हैं, जैसे सपोज मिक्सी का जार है, उसके अंदर तुमने जो भी तुम्हें जूस बनाना था, हाँ,
उसके अंदर जो भी तुम्हें फ्रूट चाहिए थे या वेजिटेबल्स डालने, जो भी तुम्हें डालना था तुमने डाल दिया। जब तुम उसको मिक्सी को ऑन करते हो, मिक्सर को ऑन करते हो, ठीक है, तो क्या है, वे सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे तुमने मिक्सर को ऑन किया तो उसका ब्लेड भी, मोटर चालू हो जाएगी, देन ब्लेड चालू हो जाएगा, सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जब उन्होंने मूव करना चालू किया ना, इसी तरह से ही सेल का साइटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसी तरह से मूव कर रहा होता है, जैसे मिक्सर मूव करता है ना, मिक्सर का जो जार है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है, ये समझ लो साइटोप्लाज्म की तरह मूव करता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो ना प्लीज बोल देना। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। मैंने बताया जो यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस तरह से अपने आप को रैप कर, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, अपने आप को इस तरह से इसके चारों तरफ, जैसे 2 सेकंड रुकना आप लोग, ये डीएनए का पार्ट है, ये हिस्टोन प्रोटीन, मान लीजिए ये हिस्टोन, इसके चारों तरफ ये इस तरह से रोल हो जाएगा, रोल हो जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अच्छे से रोल हो जाएगा इसके चारों, ऐसे ही यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से रोल हो जाएगा और अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेता है। और किसकी फॉर्म में कॉम्पैक्ट करता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में कॉम्पैक्ट करता है ये अपने आप को। किसकी फॉर्म में? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसी तरह के दिखते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है। मोस्टली हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 शेप के बारे में पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स को समझ रहे हैं बेसिक कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसके हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से डीपली समझना है। अभी तो देखो ये क्रोमोसोम की, यही पेज खुल गया, क्रोमोसोम की 4 शेप। ठीक है, all eukaryotic cells are not identical। सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होती, जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल में हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, अभी हम इसके डिफरेंस समझेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोकैरियोटिक सेल्स की शुरुआत की थी ना, अभी बताया था ये चीज। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं, उनकी शेप और फंक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन फंडामेंटल सब सेम रहता है, उनमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सेल वॉल है तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन सब में होगी, बस एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलती। बट इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वही सेम है, सर्कुलर न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट देखने को मिलता है किस तरह से। एज द former possesses cell wall, plaster and a large central vacuole which are absent in animal cell। मतलब जो हमारी प्लांट सेल होती है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल का होता है वो क्या होता है। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की शुरुआत की थी, जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम लोग आप लोग मुझे बताओगे, नाम लोग आप लोग बताओ। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट और एनिमल की स्टडी की थी ताकि वो सेल थ्योरी दे सके। तो उन्होंने देखा था जो प्लांट है उनमें एक डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, दैट इज अ सेल वॉल। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में चारों तरफ जो होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में क्या है, पहले आई सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। जो मेन एक्सेप्शन क्या होगी इसकी, सेलुलोज की बनी प्लांट है तो किससे बनी होगी, वो सेलुलोज से बनी हुई एक सेल वॉल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। हाँ लिखती हूँ, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल।
जो हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। इसका क्या फंक्शन है बाद में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये सेल है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इसमें यही देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना। ये प्लांट सेल थी, आउटर वाली क्या होगी सेल वॉल, ये क्या होगी सेल मेम्ब्रेन। बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है एक, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। अगर तुम्हें कभी भी दो सेल दी जाए, दैट इज एक सेल और दूसरी सेल, मतलब ए सेल एंड बी सेल, अगर तुम्हें ए सेल में ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो उसे देखते ही पहचान लेना दैट इज प्लांट सेल। तो एंड अगर दूसरी वाली में बी में तुम्हें सेंट्रियोल दिखाई दे जाए, अब बताएंगे सेंट्रियोल भी क्या है। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, बस अभी इतना याद रखो, ठीक है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाने वाले एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलते। ठीक है, समझ आया? ये क्या हो गया? सेंट्रल वैक्यूल हो गया। एंड इसके बेचारे कोने पे, इस सेल के कोने पे मिलता है। एनिमल सेल में तो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में ऐसे कोने पे देखने को मिलता है। जब ये वाली कंडीशन होती है कि हमें सेल के कोने में न्यूक्लियस देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा जगह सेंट्रल वैक्यूल कवर करके रखे, इस कंडीशन को बोलते हैं प्राइमोर्डियल न्यूट्रिकल। प्राइमोर्डियल न्यूट्रिकल, समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस समझते हैं अच्छे से, ठीक है। पहले एक बार जरा से ये रह गया था। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल which are absent in almost all plant cell। मैंने क्या कहा? हर एक प्लांट सेल में absent होते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये है प्लांट सेल, कैसे पहचाना बता दो। इसमें मुझे अलग से सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं, अलग ही दिख रहा है ना तुम्हें, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस बेचारा कोने में जाके बैठा हुआ है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेल के सेंटर में मुझे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। हम बात करते हैं अब सेल के डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस दैट इज सेल वॉल, जो हमने जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तब बात की थी कि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, प्लांट में सॉरी उल्टा बोल दिया। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन बेसिस पे बात कर रहे हैं। देन प्लांट में आएगी सेल वॉल आई, देन सेल मेम्ब्रेन है, समझ में आया? ऐसे ही अब एनिमल सेल की बाहर की जो सेल होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती। अब देखो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है तुम्हें, कैसे देखने को मिल रही है? इसमें छोटे छोटे ऐसे उपहार से निकल के दिखाई दे रहा है, दैट इज माइक्रोबिलाई, जो तुम्हें कभी भी सेल वॉल में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होती है। कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन हार्ड नहीं होती, वो सेमी सॉलिड होती है, मतलब ना ज्यादा वो टाइट है ना वो ढीली है, मतलब उसे जिस शेप में मैं मोड़ना चाहूँ ना उस शेप में वो मुड़ सकती है, ठीक है। सेल वॉल इतनी हार्ड है कि उसे कोई पर्टिकुलर शेप हम नहीं दे सकते अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ आया? तो इसलिए इसे जब जरूरत थी माइक्रोबिलाई की, ये माइक्रोबिलाई बना देगा, जब जरूरत नहीं होगी तो ये हटा भी सकता है, लेकिन ये ना बना सकता ना हटा सकता। बेसिक डिफरेंस समझ आया आपको? ठीक है। अब प्लांट सेल है, तो प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन होते हैं तो ग्रीन किसकी वजह से आता है? उनमें ग्रीन कलर किसकी वजह है? दैट इज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल प्लांट में जहाँ पाया जाता है उस जगह को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं होगा कोई एनिमल हरा है, मतलब
कुछ एक्सेप्शन, बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन होगी, हमेशा ध्यान रखना, जहां बायोलॉजी है वहां एक्सेप्शन साथ में चलती है, ऐसा है। और ऐसे ही फंडा केमिस्ट्री में, सेम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फंडा एक है, जहां ये दोनों होंगी वहां एक्सेप्शन होगी, लेकिन जहां फिजिक्स होगी वहां कभी एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती, ध्यान रखना। क्योंकि फिजिक्स वाले बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि हाँ ये है तो ये है ही, ठीक है, समझ आया। प्लांट सेल में हमें क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ आया। सेल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी। अब तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बोला कि सेल में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें, दैट इज सेंट्रल वैक्यूल, जो एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता। हर डिफरेंस क्या होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और होता है प्लांट सेल में, देखिए क्या, ये सपोज प्लांट सेल है। अब जब दो सेल, जैसे हम ये दो बंदे थे, एक बंदा ए हो गया, एक बंदा बी हो गया, ठीक है, इन दोनों को आपस में बात करनी थी, तो इसने अपना फोन निकाला, इसने अपना फोन नहीं, इसने अपना फोन निकाला और इसके नंबर पे कॉल कर दिया, यही होता है, नॉर्मली ये होता है, ठीक है। इसके पास रिंग बजी, इसने फोन पिक कर लिया, ठीक है। ऐसे ही सेल भी एक दूसरे से बात करती हैं, प्लांट सेल भी, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल भी एक दूसरे से बात करती हैं, किस तरह से, क्योंकि देखो सेल वॉल है, कुछ भी जल्दी से अंदर बाहर नहीं जा सकता। एनिमल सेल में तो सेल साइटोप्लाज्म वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, पर हर चीज के लिए परमेएबल भी नहीं होता है, ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू परमेबिलिटी, लेकिन सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये क्या करते हैं, इनमें जब इन दोनों लोगों को कम्युनिकेट करना होता है एक दूसरे से, तो इस एक सेल से दूसरी सेल में इस तरह से वायर जुड़ा होता है, वायर लाइक, स्ट्रिंग लाइक होता है, ठीक है। सेल वॉल से निकल के इसके सेल वॉल में जाके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, जो हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलते। इसकी हेल्प से दो सेल कम्युनिकेट करते हैं। देखो अभी हम बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं, इतना भी डिटेल में नहीं समझे, बस सिर्फ इतना याद रखो कि एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ता है बाय द हेल्प ऑफ एक वायर जैसा होता है, जो सेल को आपस में बात करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब सेल बोल है, देखो अब एनिमल सेल थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल जेल की तरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप बोलिए, बिल्कुल एक जेल की तरह होता है। तो दो जेल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उन्हें मतलब जल्दी से अलग नहीं हो सकते, आपस में इजीली जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनिमल सेल में तो कोई नहीं आएगी ना। लेकिन जब दो प्लांट सेल को आपस में जुड़ना होता है, अब जब दो प्लांट सेल आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक सीमेंटिंग, जैसे दो ईंटें हैं, दो ईंट हैं, ठीक है, उन्हें तुम्हें जोड़ना है, तो क्या कर, बीच में सीमेंट लगा देते हो। जब घर बनाते हो तो ईंटों को जोड़ने के लिए क्या करते हो, सीमेंट ही तो लगाते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये दो सेल थी, क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड है, एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तो क्या है, बीच में सीमेंटिंग लेयर देखने को मिलती है जो दो सेल्स को जोड़ती है, दैट इज द मिडल लैमिला, ठीक है, जो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि एनिमल सेल में क्यों नहीं देखने को मिलेगी, रीजन सुनो ना, एनिमल सेल में क्यों नहीं, क्योंकि देखो जेल होता है, हाँ, कोई भी जेल की बात कर लो, बहुत सारे जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उन दोनों को पास में ले आओ, मिक्स कर दो, इजली मिक्स हो जाएंगे, यानी
तो हर चीज को लेके आओ, साथ में मिक्स करके देख लो, नहीं होगी, साथ में नहीं जोड़ने के, दो चलो ठीक है, दो जेल की बोल लेके आओ, ठीक है, आपस में जोड़ो, आराम से जुड़ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको, ठीक, समझ आया। इसलिए प्लांट सेल में हमें एक सीमेंटिंग लेयर की जरूरत पड़ी, दैट इज द लैमिना, समझ आया, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, जो हमें प्लांट सेल में देखने मिल रहा है। एक बार लिख दो, प्लांट सेल में हमें क्या क्या देखने में, पता है इसके बारे में 11th में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी नीट में भी, कि ये चीज प्रेजेंट होती है, ये चीज नहीं होती, डायरेक्ट स्टेटमेंट। आज के टाइम में एस्ट्रेशन, पिछले 2 साल से एस्ट्रेशन रीजन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना बहुत, ठीक है, उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाएंगे और पूछेंगे सही है या गलत है, ठीक है। दूसरी रिलेशन इन एस्ट्रेशन रीजन दोनों में वो है, क्या बोलते हैं, कोई रिलेशनशिप है, प्लाज्मो में क्या बोली, प्लांट्स है, प्लांट्स है, ठीक है। अब प्लांट सेल्स, पहली चीज सेल वॉल होना, दूसरी चीज क्लोरोप्लास्ट होना, मैंने अब हर चीज को बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। थर्ड चीज सेंट्रल वैक्यूल होना, फोर्थ चीज, जो ये वो चीजें हैं जो एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलती, मिडल लैमिला, नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्माटा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और ये सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब कुछ और बातें जान लेते हैं, मैं इन्हें रफ कर रही हूँ, कि जो प्लांट सेल होती है ना, वो एनिमल सेल से बड़ी होती है, लार्जर देन एनिमल सेल, एनिमल सेल से बड़ी होती है। आउटर जो बाउंड्री होती है रिजिड सेलुलोज के मटेरियल से बनी होती है, कोई डाउट नहीं है, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है, हर एक चीज का। इसकी जो सेल डिवीजन मेथड है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन मेथड है ना, बहुत डिफरेंस है। कैसे, जब एनिमल सेल डिवाइड होती है, ये बताओ, प्लांट सेल, ठीक है, इस जो सेलुलोज की जो लेयर बनी हुई है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर, ये नहीं टूटती, ये अलग नहीं होती है, ठीक है। तो सुनो कैसे, कुछ इस तरह, जब दो किसी घर का, सपोज ये एक हॉल था, ठीक है, अब इसका हम दो फैमिली रहती थी यहाँ पे, दोनों भाइयों में 2 भाई रहते थे, ये घर था, 2 भाई रहते थे, उनकी वाइफ रहती थी, उनके बच्चे रहते। अब भाई किसी दिन हो गया बहुत बुरा वाला झगड़ा, सामने कह दिया कि अब घर का बंटवारा होगा, तो क्या हुआ, जब घर का बंटवारा होगा तो टेम्पररी बंटवारा करने के लिए इन्होंने क्या किया, टेम्पररी, बीच में दीवार नहीं खड़ी करी, कुछ मतलब घर का सामान दिया है या कुछ भी दिया, ठीक है, एक उसके थ्रू कुछ सामान रख के यहाँ पे एक टेम्पररी बाउंड्री बना दी, कि तुम इधर के मेंबर इधर नहीं आओगे, तुम इधर के इधर नहीं आओगे, ठीक है। ऐसे ही सेल थी, अब सेल को डिवाइड करना था 2 पार्ट में, तो इसने क्या कहा, एक टेम्पररी बाउंड्री बनाई, जहां से ये बाउंड्री की ना फिक्स होता है, यहाँ पे फिक्स होता है कि ये कहाँ बनेगी, ऐसा नहीं है कहीं भी रैंडमली नहीं बन सकती है, ठीक है, ये फिक्स होती है, ठीक है। अब क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे एक सेलुलोज की लेयर बनने लगेगी, यहाँ पे एक सेलुलोज की लेयर बनने लगेगी, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं हम सेल प्लेट मेथड। और जो टेम्पररी लेयर थी, दैट इज लाइक अ सेल प्लेट, सेल प्लेट, क्योंकि एक प्लेटिंग सी कर दी ना हमने, प्लेटिंग की तरह बीच में एक टेम्पररी लेयर बनाई है, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन जो एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है,
ये अंदर की तरफ ग्रुप बनाने लगेंगे, इस तरह से ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, ये ग्रुप अंदर की तरफ और धंसने लगेगी और दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे दो सेल, इसे बोलते हैं सेल फ्यूरो मेथड। तो एनिमल सेल में होगा सेल फ्यूरो मेथड, प्लांट सेल में होगा सेल प्लेट मेथड। तो इसके दोनों सेल्स में बहुत फर्क है, समझ आई ये चीज। आगे बढ़ो, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारी एनिमल सेल होती है, ऑलरेडी मैं साथ में इसके भी डिफरेंस बताती चलूँ। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते, जो प्लांट सेल में नहीं होते। इनका काम क्या होता है, सेल को इस तरह से अरेंज होते हैं, दोनों पोल्स पर, सेल के दोनों पोल्स पर अरेंज होती है और सेल को बीच में से डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, जिनकी हेल्प से यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स है। इसे हम जब सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखना, बस अभी बेसिकली बता दो। ये सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, जिनकी हेल्प से क्या होगा, सेल में एक पर्टिकुलर बाउंड्री बनेगी जहां से डिवाइड होंगी सेल। अब इस हिस्से से, इसी हिस्से में ऐसी ग्रुप बनना चालू हो करेंगी, जो ग्रुप बनती है ना, इसके बीच वाले जो हिस्सा था यही बनती है। ठीक है, और यहाँ से सेल डिवाइड हो जाती है, तो सेंट्रियोल इन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, अब पता है जो फीमेल एग होता है दैट इज ओवम, उसमें सिर्फ एक सेंट्रियोल होता है, दूसरा सेंट्रियोल स्पर्म लेके आता है। क्या लेके आता है, स्पर्म। ऐसे मैं अभी बना रही हूँ, पर जब हम इसकी स्टडी करेंगे ना तो पूरा सेंट्रियोल कहाँ होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ओवम में एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है जिससे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पर्म दूसरा सेंट्रियोल लेके आता है। इसी वजह से जब तक स्पर्म ओवम से मीट नहीं होता, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। इसी वजह से ह्यूमंस में मोर्फोजेनेसिटी, मोर्फोजेनेसिटी मतलब सीड से फ्रूट का बन जाना, सॉरी मोर्फोजेनेसिटी नहीं, पार्थोजेनेसिटी, पार्थेनो जेनेसिटी मतलब जब बीज से फल आ जाए, सीड से फल आ जाए बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या किसी भी रिप्रोडक्शन के, तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिटी। इसी वजह से एक सेंट्रियोल होने की वजह से कभी भी ओवम फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स की इंपोर्टेंस समझे तुम। एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। ठीक है, ये समझा हमने डिफरेंस। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म की अब समझ आएगा आप लोगों को सही से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब देखो, इससे रिलेटेड आज हम जानेंगे सारी क्रोनोलॉजी, तो उसके लिए आप अपना कॉपी पेन अच्छे से लेके बैठ जाओ। ऑलरेडी लेके बैठे होगे, बट अब मैं थोड़ा सा तुम्हें याद करने वाली चीजें बताऊंगी, तो प्लीज उस चीज को लिख लेना अच्छे से। तो इसलिए मैं वीडियो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लेना। ओके, ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट टाइम क्रोनोलॉजी है तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो, एनटीए के क्वेश्चंस जो एनटीए की वेबसाइट पे दे रखे हैं
क्वेश्चन उन्हें देख सकते हो तुम लोग, वहां पे ऐसे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टाइम जो प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था वो किया था कोटी ने 1770। किसने? कोटी। फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था कोटी ने 1772 में। ड्यूजार्डिन ने इसे टर्म दी थी सारकोड। क्या ड्यूजार्डिन ने क्या टर्म दी थी? सारकोड। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोटी, ड्यूजार्डिन ने सारकोड टर्म दी। ठीक है, जेई पुरकेंजी ने सन याद करने की जरूरत नहीं है। इसे टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। जेई पुरकेंजी ने इसे टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, जिसे इन्होंने बोला था कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, या एम्ब्रियो को बनाने वाला। एम्ब्रियो क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है, ऑफकोर्स सबसे छोटी सेल्स। एम्ब्रियो सिंगल सेल नहीं होता, सॉरी। ओवम क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो सिंगल सेल्स को बनाने वाला क्या था? प्रोटोप्लाज्म। तो मतलब सेल का फॉर्मेशन किससे होता है? प्रोटोप्लाज्म। एम्ब्रियो किससे बनता है? अब समझ रहे होगे कि एम्ब्रियो अगर सिंगल सेल नहीं है तो क्या? एम्ब्रियो क्या है? जब एक ओवम में का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें मल्टी सेल का डिवीजन होना चालू हो जाता है, सेल को मल्टीप्लाई होने लगते हैं बहुत फास्टली। ठीक है, तो जब ये उस कंडीशंस को बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो उसे बनाने का फॉर्मेटिव सब्सटेंस क्या है? जेई पुरकिंज। ठीक है, तो फॉर्मेटिव सब्सटेंस क्या हुआ? जेई पुरकिंज हो गया। हैंस्टीन ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लास्ट, क्या? प्रोटोप्लास्ट। समझो, पहले फिर से देखते हैं। फर्स्ट टाइम बताया कोटी ने, ड्यूजार्डिन ने सारकोड कहा, जेई पुरकिंज ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी। किसके लिए? एम्ब्रोलॉजी के रिस्पेक्ट में। किसके? एम्ब्रोलॉजी के रिस्पेक्ट में जेई पुरकिंज ने इसे प्रोटोप्लाज्म टर्म दी। हैंस्टीन ने इसे प्रोटोप्लास्ट, PLAST, नॉट प्लाज्म, प्लास्ट टर्म दी। ठीक है, समझ आया? वीडियो पॉज कर लो, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, अब आगे का देखते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग जो भी मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया है, जितने भी क्रोनोलॉजी है, प्लांट एंड एनिमल की डिफरेंस ही पढ़ाया है, तो बेसिकली प्लीज एक बार आप लोगों को स्पेशल क्रोनोलॉजी को अच्छे से याद करके आना। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए। अभी का शुरू करते हैं कि ह्यूगो वॉन मोल जो थे, ह्यूगो वॉन मोल ने प्लांट इस ह्यूगो वॉन मोल ने प्रोटोप्लाज्म की इंपोर्टेंस को बताया था सेल डिवीजन में, कि सेल डिवीजन में की मतलब कि प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से कैसे सेल डिवाइड होती है। सुनो कैसे होती है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये बाइफेसिक होता है। कैसा होता है? बाइफेसिक बोलो या पॉलीफेसिक बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसकी अलग अलग हमें फेस देखने को मिलती है अलग अलग सेल में। कभी कभी पॉलीफेसिक होगा। ठीक है, इसकी पॉलीफेसिक कैसे आती है? अब सुनो, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है प्रोटोप्लाज्म